Hello guys, welcome again in the session of the critical analysis of G7. Myself नरेश शर्मा। और लास्ट सेशन में मींस इसके फर्स्ट सेशन में हमने G7 का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका फाउंडेशन, उसका कोई सेक्रेटरीट, ऐसी बेसिक इश्यूज पर हमने बात किया था। अब ये जो सेकंड सेशन है इसमें हम करने वाले हैं G7 का क्रिटिकल एनालिसिस। और जब भी हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो एक्चुअली में उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही साइड्स को हम देखते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं G7 का सेकंड पार्ट। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो इसका फर्स्ट पार्ट पहले देख लें और फिर इसके बाद में आप सेकंड पार्ट को देखोगे तो और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम G7 का एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस। तो व्हाट वाज द G7 समिट होपिंग टू अचीव? जब ये G7 की समिट अभी रिसेंटली जून में हुई 2024 में इटली में। सो भाई इस मीटिंग में ये क्या उम्मीद कर रहे थे, इनकी होप क्या थी? भाई जब हम ये देखेंगे कि इसका एनालिसिस करना है तो एनालिसिस का बेसिस होता है कि हम क्या चाह रहे थे और क्या हमको मिला। सो इसी से हमारा एनालिसिस निकलता है। तो पहला इनकी जो इच्छा थी, इनकी जो होप थी वो थी कि ब्रिजिंग डिफरेंसेस बिटवीन वेस्ट एंड द रेस्ट। तो पहला इनका होप थी कि भाई जो G7 के मेंबर्स हैं या हम पूरे यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, इन कंट्रीज का एक सदा से कॉन्सेप्ट रहा है कि वेस्ट इज द बेस्ट एंड बाकी तो रेस्ट। सो अब क्या हुआ, G7 में इनकी उम्मीद थी कि जो वेस्ट मींस जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको और जो ग्लोबल साउथ है, चाहे वो आपका अफ्रीका हो गया, एशिया होगा, इन कंट्रीज के बीच में जो एक गैप बना हुआ है कि भाई G7 के कंट्रीज हम तो सारे के सारे एलीट हैं और बाकी तो पूरा वर्ल्ड कैसा है, गरीब है। तो ये जो डिफरेंस था इस मीटिंग में इनकी उम्मीद थी कि इस डिफरेंस को हम कम कर सकें। दूसरा इनकी उम्मीद थी कि फाइंडिंग न्यू वेज टू फंड सपोर्ट फॉर द यूक्रेन वॉर। और दूसरा इनका एजेंडा था कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन की कुछ सपोर्ट की जा सके, उसके लिए कुछ फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। फिर है आपका इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, कि अफ्रीका अभी भी वर्ल्ड का सबसे पिछड़ा हुआ जो है कॉन्टिनेंट है, द लीस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कई बार उसको डार्क कॉन्टिनेंट भी हम कह देते हैं बिकॉज वहां पर डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। हालांकि उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे कंट्रीज हैं उसका डेवलपमेंट ना होने के पीछे। और दूसरा इनका जो पॉइंट था कि ग्रैपलिंग विद माइग्रेशन। वर्ल्ड में चारों तरफ जो हम देख रहे हैं माइग्रेशन का बड़ा इशू चल रहा है। मींस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से लोग अपने कंट्री को छोड़ करके वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। वो यूरोप में जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं, यूरोप के कंट्रीज में जाना चाहते हैं। क्यों? वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। सो अगर ये माइग्रेशन ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या यूरोप में सारे लोग फिर जो है एडजस्ट कर पाएंगे? क्या बाकी सारे कंट्रीज से जो लोग जा रहे हैं फिर वो माइग्रेशन कभी रुक पाएगा? तो लोग अपने देश से कभी प्रेम कर पाएंगे? क्योंकि उनके दिमाग में, माइंड में तो हमेशा माइग्रेशन चलता रहेगा कि मुझे तो अदर कंट्री में जाना है। तो सारी की सारी पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में पहुंच जाएगी। तो बोला हमको इस माइग्रेशन को भी रोकना है। एक एजेंडा इनका ये था। अनोदर एजेंडा इनका था क्लाइमेट चेंज, कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें। और एक और एजेंडा था जिसको जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रखा, वो था कि चैलेंजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से जो है डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके साथ में अपने चैलेंजेस भी हैं। तो ये इनके मेन कंसर्न थे। इनको अब हम एक एक करके जरा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि द वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो ये जो वेस्ट हम देख रहे हैं, यूरोप और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका को जब हम देख रहे हैं कि भाई ये वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड रीजन है, बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड, स्पेशली अगर इधर हम जापान और साउथ कोरिया को छोड़ दें और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो जो वेस्ट है बोला वो सबसे डेवलप्ड है, वो सबसे अच्छा है, उनका कल्चर सबसे अच्छा है, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। सो इस इश्यू को, इस डिफरेंस को कम करने की इसमें कोशिश की गई। तो क्या एक ही कोशिश में ऐसा हो पाएगा? नहीं, ये तो अभी एक स्टार्टिंग है। आगे देखते हैं कि कितना इसमें हमको सक्सेसफुल हम रहते हैं। दूसरा था कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, उस वॉर के लिए फंडिंग इनको करनी थी यूक्रेन के लिए। हाँ,
तो कुछ फंडिंग की इन्होंने इसमें व्यवस्था की है, वो हम आगे इसमें देखेंगे कि कितना फंड इन्होंने किया है। इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, अफ्रीका की अभी हम बात करें तो बोला अफ्रीका में इन्वेस्ट करो जिससे कि माइग्रेशन भी रुक जाए और वहाँ का जो हंगर है, वहाँ की जो पॉवर्टी है, वहाँ की इनस्टेबिलिटी है, वो सब रिड्यूस हो सके। सो इस पर भी यहाँ पर बात हुई। ग्रैपलिंग विद माइग्रेशन, सो जो वर्ल्ड के बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, उस पर भी क्या हो, उस पर डिस्कशन हो और उस माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो इंटरनल माइग्रेशन हो या एक्सटर्नल माइग्रेशन हो। बिकॉज पीपल के लिए हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो जहाँ पर हैं उनको वहां पर बेहतर, बेस्ट, एक्सीलेंट जो है मीन्स ऑफ लिवलीहुड उनको मिल पाए, बेहतर एजुकेशन उनको मिले, डेवलपमेंट उनका हो। तो ऐसा ना हो कि सारी की सारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज से और सिटीज में ही आए, या एशिया की पॉपुलेशन, अफ्रीका की पॉपुलेशन वो सारी की सारी यूएसए या जो है यूरोप की तरफ चली जाए। तो उस पर हमको कंट्रोल करना होगा। एक एजेंडा इनका ये था। अनदर एजेंडा था क्लाइमेट चेंज। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करोगे तो वर्ल्ड इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि बहुत जगह पर अब जो हीट वेव्स है बहुत तेज आ रही है। इंडिया की अगर बात करोगे तो 100-200 डेथ्स एवरी ईयर हो जाती है विद इन 1 और 2 मंथ्स के टाइम में ही। सो उतनी सारी हो रही है। उधर हम बात करें कि वेनेजुएला का जो ग्लेशियर थे तो वो फर्स्ट कंट्री बन गया, सारे ग्लेशियर्स उसके डिप्लीट हो गए। सो यहाँ पर बात थी कि भाई सारे के सारे कंट्रीज मिलकर के बात करें इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। तो ये भी इनका एक एजेंडा था। चैलेंजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लीडर्स थे उसके, स्पेशली हम अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने अपने कंसर्न रखे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे वर्ल्ड में जो है उनका उसका फेवर किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में जो चैलेंजेस हैं उनको भी इस पूरे वर्ल्ड को मिल करके जो है ओवरकम करना होगा। अदरवाइज यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है। आप हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखोगे, वहां पर हमको दिखाएंगे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स, कई बार वायरस जो जबरदस्ती क्रिएट किए जाते हैं, मशीन्स इंसानों के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है तो हमको ये चाहिए कि हम उसके लिए काम करें। दूसरा, जो कंट्रीज थे वो एग्री हो गए। अब हम जब पहले पॉइंट की बात कर रहे थे कि यूक्रेन के लिए उन्होंने, मीन्स ये तो उनकी उम्मीदें थी जो अभी तक हमने बात की कि भाई यूक्रेन के लिए फंडिंग का इशू, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन। सो एक्चुअली क्या क्या इन्होंने किया इस मीटिंग में, तो फर्स्ट इन्होंने $50 बिलियन की फंड की बात की कि हम इसको फंड करेंगे और इस फंडिंग को हम कहाँ से जो है एक्सेस कहाँ से करेंगे, इसको कैसे हम रिकवर करेंगे। तो जो रसिया के अदर कंट्रीज में उसके जो फॉरेन सॉवरेन असेट्स हैं उनको वहां से फ्रीज करेंगे, वहां से रिकवर करेंगे और यूक्रेन को हम प्रोवाइड कराएंगे। सो ये तो इन्होंने किया किस पर, यूक्रेन के लिए फंडिंग पर। एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका समिट भी इन्होंने ऑर्गेनाइज की, वहीं पर पास में उस पर भी इन्होंने डिस्कशन किया कि भाई उसके लिए हम जो है काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने अटैक किया चाइना पर इसी मीटिंग में कि भाई चाइना जो है अपने आसपास के छोटे छोटे जो नेशंस हैं उनको अपने डैप ट्रैप में फंसा रहा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, उसमें अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। ये भी इसी मीटिंग में इन्होंने किया। और क्या किया, और क्या इसमें पॉइंट्स थे। अब हम बात करें कि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर इसको हम देखें तो भाई इसमें हमने जब मीटिंग्स इसमें थी तो हमको एक ही जगह पर करीब 7 कंट्रीज तो छोड़ो आप, लगभग 10 कंट्रीज के साथ में हमारी मीटिंग्स हुई। बाकी और भी जो नेशंस थे उन्होंने भी, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज के जो लीडर्स थे उनके साथ में मीटिंग हो गई। ठीक है, तो G7 का एक आउटरीच प्रोग्राम भी होता है। उसमें क्या करते हैं ये कि बाकी जो लीडर्स हैं अदर टाइम्स में उनके साथ में बायलैटरल 1-to-1 डिस्कशंस कर लेते हैं। तो G7 अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी रहा। अब हम पॉजिटिव पॉइंट की भी बात कर लेंगे ना, एक तो इन्होंने अच्छा किया कि जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज को ऐसे करो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनकी आपस में एटलीस्ट मीटिंग हुई, वहां से नए आइडियाज जनरेट होंगे। ये भी एक अच्छा काम हुआ वहां से। बाकी G7 ने ग्रुपिंग हैज आल्सो बीन ट्राइंग टू बैटल इट्स ओन इमेज। अब देखो, अगर इसके थोड़ा सा रिलेवेंस की आप बात करोगे तो G7 की जो अपनी इमेज है वो उससे भी तो लड़ रहा है। क्या इमेज है उसकी? उसकी इमेज है वेस्टर्न एलीट की।
ये जो जितने भी G7 के कंट्रीज हैं ये हमेशा से अपने आप को एलीट क्लास मानते चले आए हैं। अब G7 पर खुद पर ये आरोप लगने लगे हैं कि भाई आप तो वेस्टर्न एलीट हैं, आपका वर्ल्ड की प्रॉब्लम से तो कोई लेना देना नहीं है। तो इस इमेज से भी लड़ने के लिए इस बार G7 ने थोड़ा सा प्रयास किया। कैसे कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, तो उसमें इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की। ठीक है, फिर क्या था कि G7 लीडर्स आर बैटलिंग टफ इलेक्शन कैंपेन। अगर हम इनकी खुद के कंट्रीज की बात करें तो इनके खुद की कंट्रीज में इलेक्शंस हैं। अब वहां से पता चलेगा कि आने वाले टाइम में ये और क्या कितना अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज इनकी खुद की भी तो इमेज पर डिपेंड करेगा कि भाई हो सकता है इस बार जो बाइडेन साहब उसमें मीटिंग में आए, नेक्स्ट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप आ जाए। तो थोड़ी सी चीजें उस पर भी डिपेंड करेंगी कि इनके इलेक्शन में इनका क्या जो है होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इंडिया टू द G7 प्रोसेस के लिए। भाई इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, मींस इंडिया को क्या G7 कुछ इंपॉर्टेंस देता है। सो इसके बेसिक से देख सकते हो आप कि इंडिया तो हमेशा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है G7 की प्रोसेस का, बिकॉज 2000 से लेकर के अब तक इसको हमको लगभग 11 टाइम्स इसकी मीटिंग्स में बुलाया गया। और एक बड़ी बात ये हुई कि इंडिया ने ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट जो हुई थी उसको हेड किया था, और ग्लोबल जो साउथ है उसकी वॉइस बनने की कोशिश की। तो G7 को ये मैसेज गया कि इंडिया ग्लोबली जो साउथ की कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनका एज ए लीडर है। तो इंडिया की बात वहां पर भी इनको देखने की मिलेगी। सो इंडिया का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिला कहां पर कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग की ही इमेज में आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो बीच में है और बाकी दोनों साइड में अदर लीडर्स खड़े हुए हैं। मींस G7 की मीटिंग है लेकिन सेंटर में कौन है, इंडिया। सो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि इंडिया का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है और इंडिया को काफी रेस्पेक्ट इसमें मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल फिगर इसमें रहे। बाकी हमने इसमें फर्स्ट में देखा था। और इंडिया के लिए क्या रोल है फिर इसका G7 का, भाई हम क्यों इसमें जा रहे हैं इसको अटेंड करने के लिए। सो इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं कैसे कैसे इंडिया के लिए है। ये देखो, जो इटली जब गए तो पहले ही बुला लिया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ होनी थी, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम था, लेकिन पीएम साहब तो पहले वहां पर पहुंच गए थे। तो इससे भी क्लियर पता चल रहा है कि इंडिया उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया वहां पर पहुंच गया उस मीटिंग में। दूसरा, हमने क्या किया, देखो अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, किसी कंट्री को वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्रीज के साथ में मीटिंग रखनी हो तो हो सकता है पूरा ईयर निकल जाएगा अपॉइंटमेंट जो है सेट करने में। लेकिन जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए तो वहां पर एक ही जगह पर एक ही मीटिंग में एक एक घंटे का, आधा आधा घंटे का जो टाइम लेकर के बाकी सबके साथ में हमारी मीटिंग्स हो गई और सबके साथ में हमारे जो व्यूज थे, ओपिनियन थे, वो शेयर हो गए। सो ये भी हमारे लिए क्या कैसा काम किया, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी थी कि नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं थर्ड टर्म के लिए हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, कौन कौन से कंट्री के साथ में बहुत अच्छी हमारी फॉरेन पॉलिसी रहने वाली है, उसको भी हमने एक ही जगह पर डिस्कस कर लिया। सो इसका इंपॉर्टेंट हमको मिला। प्लस इंडिया ने बात ही बातों में एक चीज और बोल दी कि भाई इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का क्या है, वो पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की ही एक विक्ट्री है। बिकॉज इनडायरेक्टली इंडिया ने ऐसी कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर दिया जहां पर डेमोक्रेसीज नहीं है। जैसे चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज की बात करोगे डेमोक्रेसीज वहां पर नहीं है। तो पीएम साहब ने ये कहा कि जो इंडिया में इलेक्शन हुए अभी रिसेंटली वो पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कंट्रीज की पूरे एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की जीत है। सो हमने अपना पॉइंट भी वहां पर रख दिया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी की उन्होंने बात की, हमने ये बात रखी भाई हम वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें यूज करना चाहिए, जो ग्लोबल लेवल पर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना चाहिए। तो इंडिया क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी है, कंट्रीज के अंदर जो इनइक्वालिटी है, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें। अ रोड मैप टू 5 क्लाइमेट चेंज,
बोला हमको एक रोड मैप बनाना होगा जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। इंडिया का भी ये पॉइंट। ही सेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू पे हीड टू ग्लोबल साउथ कंसर्न। यहाँ पर ये लो इंडिया ने अपना एक बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा मींस डोमिनेंस वाला पॉइंट रख दिया। मोदी साहब ने क्या कहा कि ये जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसको पे हीड करना होगा किसको? साउथ के कंसर्न को। बोला ये जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अब उनको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम, लेकिन बाकी कंट्रीज की प्रॉब्लम वो यूएस की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला ग्लोबल साउथ जो है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, आपको अब उनकी बात सुननी पड़ेगी और इट बियर्स द ब्रंट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड टेंशन। बोला अभी जो हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली अगर हम साउथ इसमें अफ्रीका में देखेंगे तो वहां पर ये चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। आज वहां पर किसी एक की जो है गवर्नमेंट होती है, कल दूसरे की कोई आर्मी वहां पर आकर के अपना रूल स्टैब्लिश कर देती है। तो बोला अगर हम साउथ के कंसर्न को नहीं सुनेंगे तो साउथ में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। वहां पर असल में प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? वहां के लोगों को। तो बोला साउथ की प्रॉब्लम को भी हमें देखना होगा, उन पर काम करना होगा। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके लिए हमें यूनिलेटरल जो सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाते हैं यूएस के द्वारा, कनाडा के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, तो बोला भाई आपको साउथ के कंसर्न को देखना होगा। अदरवाइज यूएस यूरोप क्या करते हैं? यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाते हैं, कभी ईरान पर लगा देते हैं, कभी इराक पर लगा देते हैं, कभी सीरिया पर लगा देते हैं, तो कभी साउथ के जो जो आपके अफ्रीका के कंट्रीज हैं उन पर लगा देते हैं। तो इनका क्या कहना था मोदी साहब का कि ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। तो इससे क्या क्लियर दिखता है कि इंडिया अपना एक ग्लोबल इमेज के बेसिस पर बोल रहा है कि हम इस पूरे ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं और हम इस ग्लोबल साउथ के लिए लड़ेंगे और हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो मोदी साहब गए तो थे, मींस इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप गए तो थे हम G7 की मीटिंग को जो है अटेंड करने के लिए, वहां की समिट को अटेंड करने के लिए, लेकिन हमने ज्यादातर टाइम में क्या किया? अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखा। कैसे? ऋषि सुनक यूके के जो प्रेसिडेंट, उनके साथ में लंबी मीटिंग हमने की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, उनके साथ में हमने मीटिंग की साइड में। जर्मन चांसलर हैं ओलफ स्कोल्स, उनके साथ में हमने साइड टू मींस जो 1-to-1 मीटिंग रख ली। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिदा, उनके साथ में हमने अलग से मीटिंग रख ली। दूसरा मेलोनी, उनके साथ में हमने अच्छी मीटिंग रख ली। यूक्रेन के प्रेसिडेंट आए थे व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके साथ में भी हमने अपनी अलग से मीटिंग रखी। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो और भी देखो, यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन, उनके साथ में भी साइड में हमने मीटिंग रख ली। कनाडा के थे हालांकि जस्टिन ट्रूडो, इनके साथ में ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं चली क्योंकि अभी इनके साथ में हमारे रिलेशन ठीक नहीं दिख रहे, बिकॉज इनकी जो इमेज आई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और उधर जस्टिन ट्रूडो, तो उनकी इमेज दिखी थी तो उसमें वो वाली स्माइल, वो हैप्पीनेस नहीं दिख रही थी। तो क्लियर लग रहा था कि बहुत ज्यादा भी हमारा रिलेशन उनके साथ में ठीक नहीं है। तो एक्चुअल में जो G7 की आउटरीच समिट थी, तो इंडिया गए G7 की जो है समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी सारे कंट्रीज के साथ में हमने 1-to-1 मीटिंग रख ली। ये वैसे ही समझो कि आपको किसी की शादी में इनवाइट किया गया, आप किसी की शादी में गए और वहां जाकर के शादी तो अटेंड की ही, बाकी जितने रिश्तेदार आए सबके साथ आपने अलग से एक एक करके मीटिंग कर ली, आपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया। सो वही इंडिया ने भी किया, G7 को एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया कि भाई एक ही जगह पर वर्ल्ड के सारे लीडर्स मिल जाएंगे, सबके साथ में हमारी 1-to-1 मीटिंग हो जाएंगी। तो वैसे करके इंडिया ने G7 की समिट को यूज किया। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें उस मेन पॉइंट की जिसको हमें करना चाहिए कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ G7, भाई इसका फ्यूचर क्या है, G7 कहाँ पहुंच सकता है। सो सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट की बात करेंगे कि भाई अब G7 पर ज्यादातर अटैक हो रहे हैं इस बात पर कि ये एलीट क्लास का है ग्रुप है और बाकी कंट्रीज की कोई बात इसमें नहीं सुनता। दूसरा, ये नॉन इंक्लूसिव है। बोला भाई आप G7 हो, जब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से लेकर के आप G7 बने हुए हो, नॉन इंक्लूसिव हो, बाकी अदर कंट्रीज को आप इसमें इंक्लूड करते ही नहीं हो। और बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड 3 ऑफ द वर्ल्ड्स 10 इकोनॉमीज। बोलो भाई आप G7 के नाम पर अपने आप को टॉप माने बैठे हो, लेकिन आपके ही कंट्री जो G7 में हैं उनसे आगे निकल चुके हैं चाइना, इंडिया और ब्राजील।
बोला आप G7 लेकर के बैठे हो, लेकिन आपका इटली है ना, आपका जो है जापान, इन कंट्रीज की इकोनॉमी से तो ज्यादा बड़ी इकोनॉमी इनकी है, फिर भी आप उनको उसमें शामिल नहीं कर रहे हो। आप खुद को ही एलीट मान रहे हो, डेवलप्ड मान रहे हो, ज्यादा अमीर रिच मान रहे हो। नो रिप्रेजेंटेशन, बोला भाई G20 में बहुत सारे कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन G7 में अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एशिया से केवल जापान है। तो इस बात पर भी क्या है, अब G7 पर अटैक होने लगे हैं और लोग ये जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे रही है। अनदर पॉइंट क्या था कि भाई अब इसको चैलेंज मिल रहा है ब्रिक्स से। भाई आप जहां G7 में G6 से स्टार्ट हुए थे, G7 तक पहुंच गए, G8 तक पहुंचे, आप एक मेंबर को आपने और निकाल दिया उसमें से। क्यों? क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी उससे मैच नहीं खाता रसिया। वहीं अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है 4 कंट्री के साथ में स्टार्ट हुआ था, बाद में 5 हुआ और अब तो ये डबल हो गया भाई, इसके 10 मेंबर हो गए। तो अब इसको चैलेंज कहां से मिल रहा है? ब्रिक्स से। अनोदर पॉइंट क्या है, G7 हैज बीन अनेबल टू चेंज द कोर्स ऑफ रशियाज इन्वेशन। बोलो आप वर्ल्ड के नेता बनते हो, लेकिन जब यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, आप कुछ उसको रोक पाए क्या? उसको कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए। तो इस पॉइंट पर भी हमको G7 फेल दिखाई देता है। अनोदर पॉइंट, भाई आप क्या गजा और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, हमास का और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, क्या उसको रोक पाए? तो इस पॉइंट पर भी हमको फेल दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, आप चाइना को डराना चाहते थे, चाइना को कंट्रोल करना चाहते थे इंडो पैसिफिक रीजन में, बिकॉज वहां के जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं वहां पर ही अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, सारे कंट्रीज को डरा रहा है, धमका रहा है जो चाइना है। तो आप चाइना को कुछ कंट्रोल कर पाए क्या? यूएसए, जर्मनी, जापान, आपका फ्रांस, यूके, कनाडा, आप सब मिल करके भी चाइना को कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप यहाँ पर भी फेल दिखाई दे रहे हो। आप अफ्रीका की कुछ पॉवर्टी को कम कर पाए? नहीं कर पाए। सो इन सारे के सारे पॉइंट्स पर हमको जो G7 है वो फेल दिखाई देता है। अच्छा, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो देखो अभी भी G7 वो एक बात कहते हैं ना कि हाथी कितना भी जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए, उसको 10 दिन, 1 महीने, साल भर खाना ना मिले और भूख से वो मर जाए, लेकिन एटलीस्ट जो गोट है, बकरी है, उससे तो बड़ा ही रहेगा। सो G7 आज भी एक बड़े पावरफुल और वेल्दी कंट्रीज का ग्रुप है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बाकी सारे कंट्रीज की एक लीडरशिप भी हमें इसमें देखने को मिलती है। यूएस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, वो उसका मेंबर है। वर्ल्ड की बहुत सारी जीडीपी को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। सो कंक्लूजन की हम बात करें तो ठीक है, इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन आज भी G7 का अपना एक इम्पोर्टेंस है, इंडिया के लिए भी इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, बिकॉज एज ए प्लेटफॉर्म हम इसको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के साथ में, स्पेशली जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए प्लेटफॉर्म। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक पॉइंट्स की यहाँ पर बात होगी, और वो पॉइंट होगा कि इट विल नेक्स्ट कॉन्वेन फॉर द एनुअल समिट इन कनाडाज अल्बर्टा रीजन इन 2025। सो 2025 की जो मीटिंग है वो कनाडा में होने वाली है, और इंडिया के रिलेशंस अभी कनाडा के साथ में ठीक नहीं है। यहाँ से आगे पता चलेगा कि इंडिया का इसके साथ में कैसा रिलेशन रहने वाला है। क्या इंडिया कनाडा जाकर के इसकी समिट को ज्वाइन करेगा, और क्या इंडिया को कनाडा में होने वाली समिट को ज्वाइन करना चाहिए? इसमें अभी बहुत टाइम है। बाकी इसके मेन पॉइंट्स हमने देखे, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस देख लिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ वो सारे पॉइंट्स देख लिए, इसका स्ट्रक्चर, मेंबरशिप, वो सब। बाकी इसके हमने नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए और पॉजिटिव पॉइंट्स देख लिए। हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि आज भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और वर्ल्ड के काफी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं, और इंडिया को इसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए। और आई होप कि इंडिया को भी इसका मेंबरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया भी अब ग्लोबल लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन बन चुका है। सो आपके क्या व्यूज हैं आप शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आया सेशन तो लाइक भी कर दीजिएगा, कोई पैसा तो लगता नहीं है। सो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ इन अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।